VSR Study। जेम्स बॉन्ड का नाम तो सबने सुना है, पर क्या हो अगर असल जिंदगी में कोई ऐसा हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्सियत की जिनकी कहानी किसी भी फिल्मी थ्रिलर को फीका कर दे। तो सवाल यही है कि आखिर एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, इतनी लेजेंडरी रेपुटेशन कैसे बना सकता है। चलिए आज उनकी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं। उन्हें कई नाम मिले हैं, द सुपर कॉप, 21वीं सदी के चाणक्य, और यहां तक कि वो शख्स जिससे पाकिस्तान डरता है। लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं है। असली सवाल तो ये है कि इन नामों के पीछे की कहानी क्या है, उन्होंने ये सब कमाया कैसे। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, उनके शुरुआती दिनों से, और बात करते हैं उस एक पल की, उस चिंगारी की जिसने एक आम पुलिस ऑफिसर को इंटेलिजेंस की दुनिया का बादशाह बना दिया। तो साल था 1945। पौड़ी गढ़वाल में एक फौजी परिवार में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई में इतने तेज कि 1968 में अपने पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस बन गए। और फिर देखिए, महज 4 साल के अंदर 1972 में उन्हें सीधे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के लिए चुन लिया गया। ये बस शुरुआत थी, उनकी काबिलियत का पहला इशारा। तो वो निर्णायक मोड़ आया 1972 में। जगह थी केरल। वहां सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे और हालत ये थे कि पूरी की पूरी स्टेट पुलिस फोर्स उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और तब एक युवा आईपीएस अफसर ने अकेले, जी हां अकेले ही, पूरे मामले को शांत कर दिया। बस यही वो पल था, उनकी इसी काबिलियत ने देश की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और बस यहीं से एक आईपीएस ऑफिसर के इंडिया का टॉप स्पाई मास्टर बनने का सफर शुरू होता है। तो अब हम उनके कुछ ऐसे आइकॉनिक मिशंस की बात करेंगे जिनकी जानकारी पब्लिक है, वो मिशंस जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। पहला मिशन, हम चलते हैं 70 के दशक में नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहां एक बहुत बड़ा अलगाववादी आंदोलन चल रहा था, मिजो नेशनल फ्रंट। ये लोग इतने ताकतवर थे कि अपनी एक पैरेलल सरकार चला रहे थे। देश की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा था। तो यहां पर ढोभाल ने बंदूक नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया, एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल गेम खेला। उन्होंने क्या किया, उस अलगाववादी नेता के जो 7 सबसे खास कमांडर थे, मतलब जो उसकी असली ताकत थे, उनमें से 6 को तोड़ लिया। जी हां, 6 कमांडरों को उसी के खिलाफ कर दिया। अब सोचिए, जब लीडर को पता चला कि उसकी अपनी ही टीम उसके साथ नहीं है, तो उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और इसी कमाल के काम के लिए उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिला। अब आते हैं दूसरे बड़े मिशन पर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ये कहानी है अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी कुछ मिलिटेंट्स मंदिर के अंदर ही छिपे हुए थे और उन्हें वहां से निकालना देश के लिए बहुत जरूरी हो गया था। ये मिशन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। सोचिए जरा, डोभाल एक रिक्शा वाले का भेष बनाकर उन मिलिटेंट्स तक पहुंचे, और सिर्फ पहुंचे ही नहीं, उन्होंने उन लोगों को ये यकीन दिला लिया कि वो एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट हैं जो उनकी मदद करने आया है। वो उनके साथ मंदिर के अंदर रहे, उनकी हर एक चाल, हर एक प्लान पर नजर रखी और सारी जानकारी बाहर आर्मी तक पहुंचाई। और इसी खुफिया जानकारी की वजह से ऑपरेशन ब्लैक थंडर बिना किसी बड़ी नुकसान के कामयाब हो पाया। अब जो मिशन आ रहा है वो शायद उनके करियर का सबसे डेयरिंग, सबसे साहसी मिशन था। काम था पाकिस्तान के सबसे सीक्रेट प्रोग्राम, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की जासूसी करना। इस काम के लिए वो सालों तक पाकिस्तान में अंडर कवर रहे। कभी कभी तो एक भिखारी का रूप धरकर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर बैठे रहते थे ताकि साइंटिस्ट पर नजर रख सकें। फिर उन्होंने कमाल की तरकीब निकाली। उन्होंने उस नाई की दुकान का पता लगाया जहां वो साइंटिस्ट्स बाल कटवाने जाते थे। वहां से उन्होंने उनके फेंके हुए बालों के सैंपल्स जमा किए और उन्हें टेस्टिंग के लिए इंडिया भेजा। और नतीजा कंफर्म हो गया कि वो न्यूक्लियर रेडिएशन के संपर्क में थे। मतलब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पक्का सबूत हाथ लग गया था। इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र दिया गया, जो कि एक मिलिट्री ऑनर है, और वो ये सम्मान पाने वाले पहले पुलिस ऑफिसर बने। पहले। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ फील्ड ऑपरेशंस की नहीं है। डोभाल सिर्फ एक स्पाई नहीं थे। अब बात करते हैं उनकी एक और जबरदस्त काबिलियत की, और वो थी नेगोशिएशन की कला। मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात में बातचीत से रास्ता निकालना। आंकड़ा सुनिए, 1971 से 1999 के बीच 1-2 नहीं, पूरे 15 एयरप्लेन हाईजैकिंग्स को सुलझाने में वो भारत के की नेगोशिएटर थे।
और उनकी इस कला का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ 1999 में कंधार हाईजैकिंग IC 814। सबको याद होगा, उस मुश्किल घड़ी में वो जमीन पर भारत के लीड नेगोशिएटर थे। अब जरा डिमांड और हकीकत का फर्क देखिए। हाईजैकर्स ने क्या मांगा था? 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स की रिहाई और $200 मिलियन। और मिला क्या? डोभाल की नेगोशिएशन के बाद सिर्फ 3 मिलिटेंट्स को छोड़ना पड़ा, एक भी रुपया नहीं दिया गया, और सबसे जरूरी बात, सारे के सारे पैसेंजर्स को सुरक्षित वापस लाया गया। तो ये उनके करियर के दो अलग अलग दौर हैं। एक तरफ 1972 से 2005 तक का वो दौर जब वो एक अंडरकवर स्पाई थे, फील्ड पर काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ 2014 से अब तक का दौर जब वो देश के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मेकर। और इसी के साथ हम कहानी के आज के दौर में आ जाते हैं, जहां वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, यानी देश के सबसे ताकतवर और अहम अधिकारियों में से एक। NSA बनने के बाद 2014 से उन्होंने कई बड़े ऑपरेशंस को लीड किया है, जैसे कि 2015 में इराक में फंसी 46 नर्सों को ISIS के चंगुल से छुड़ाना, या फिर 2016 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स को मास्टरमाइंड करना, और 2019 में पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय पायलट की फटाफट रिहाई पक्की करना। उस पायलट की रिहाई के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। ये उनकी डिप्लोमेटिक पावर को दिखाती है। कहा जाता है कि उन्होंने बस एक फोन कॉल किया अपने अमेरिकी काउंटरपार्ट को, और उस एक फोन कॉल ने पाकिस्तान पर इतना इंटरनेशनल प्रेशर बना दिया कि कुछ ही घंटों के अंदर पायलट को रिहा करना पड़ा। तो इन सब कहानियों से एक सोच, एक फिलॉसफी निकल कर आती है, एक अप्रोच जिसे आज डोभाल डॉक्ट्रिन या डोभाल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए इसे समझते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन है क्या? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, जबरदस्त हिम्मत, अनफ्लिंचिंग करेज। दूसरा, दुश्मन से हमेशा कई कदम आगे की सोचना। तीसरा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी दिमागी जंग का इस्तेमाल करना। और चौथा, जाहिर है, देश के लिए सब कुछ, एब्सोल्यूट पेट्रियोटिज्म। ये भारत की जो पुरानी डिफेंसिव पॉलिसी थी ना, उससे हटकर एक प्रोएक्टिव और एग्रेसिव सोच है। उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि जहां सबकी सोच खत्म होती है, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। और ये लाइन उनकी स्ट्रेटेजिक सोच को एकदम परफेक्टली बयां करती है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी भी देश के सबसे ताकतवर स्पाई मास्टर की लेगेसी, उसकी विरासत आखिर होती क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल कि ये विरासत देश के आने वाले कल को, उसके भविष्य को कैसे शेप देती है।